सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सब बच्चों, आज की क्लास है बहुत ही स्पेशल। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आज हम लोग एक नहीं बल्कि दो दो चैप्टर एक साथ पढ़ने वाले हैं। जी हाँ बच्चे, आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी अकाउंटेंसी की क्लास के अंदर दो चैप्टर्स। और घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि जब आपकी काजोल मैम आपको पढ़ाने वाली हैं तो आपको बिल्कुल नहीं डरना कि मैम दो चैप्टर एक साथ कैसे होंगे। बच्चे बहुत आसानी से होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों ही चैप्टर्स का जो अकाउंटिंग इफेक्ट है वो सेम ही है। रिटायरमेंट का मतलब भी होता है किसी पार्टनर का चले जाना, और डेथ का मतलब भी होता है किसी पार्टनर का हमारी फर्म से चले जाना। हालांकि दोनों का अकाउंटिंग इफेक्ट तो सेम है, बट हाँ, दोनों के जाने की मर्जी अलग अलग लोगों के हाथों में है। रिटायरमेंट अपनी मर्जी से हो रहा है या सभी पार्टनर्स की मर्जी से, बट डेथ कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की मर्जी से हो रही है। सो ऐसे में हम लोग तो अपने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को देख रहे हैं, तो दोनों का इफेक्ट क्योंकि सेम है, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट सेम है, तो इसीलिए हम फटाफट से इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ कवर अप करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी। वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मेरा थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा नहीं बहुत खराब है। वो तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी इस माइक को कि इस माइक की वजह से आपको आवाज थोड़ी सुनाई दे पा रही होगी, अदरवाइज मुझसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। बट मैं बीच में ब्रेक नहीं लेना चाहती थी क्लास, क्योंकि अगर मैंने ब्रेक ले लिया तो पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाएगा, तो मुझे वो नहीं करना था। इसलिए चाहे कितनी भी आवाज निकल रही है, बहुत मुझे एफर्ट करने पड़ रहे हैं बोलने के लिए, बट स्टिल ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पढ़ना तो है ही ना। सो बच्चे, जिस तरीके से मैं डिसिप्लिन्ड होकर पूरी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, बस मैं आपसे इतनी ही उम्मीद करती हूँ कि उसी तरीके से आप भी पूरे डेडिकेटेड होकर, डिसिप्लिन्ड होकर पूरी मेहनत करें मेरे साथ, तभी हमारा जो टारगेट है वो 100 आउट ऑफ 100 का वो पूरा हो पाएगा। ठीक है बच्चे, सो चलिए फटाफट से अपना रजिस्टर, अपना पेन और अपनी बुक ले आइए और हम स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जब भी किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका हमारी फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने एक बार चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही पढ़ ली थी कि जब भी पार्टनर्स के बीच का रिश्ता बदलेगा, चाहे वो रिश्ता खुद अपनी मर्जी से बदले, चाहे वो रिश्ता किसी पार्टनर के आ जाने की वजह से बदले, चाहे किसी पार्टनर के चले जाने की वजह से बदले, अगर रिश्ता बदलता है तो हम उसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो बिल्कुल यही कहानी हमें यहाँ पर भी पढ़नी है कि पहले हमने एडमिशन में तो ये पढ़ा कि कोई हमारी जिंदगी में आया, कोई एक नया पर्सन हमारी जिंदगी में एंटर करता है और उसकी एंट्री की वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। तो सबसे पहले वहां पे क्या बदला था? सबसे पहले तो हमें करना पड़ गया था सेक्रीफाइस। क्यों? क्योंकि जब नए मेंबर की एंट्री हुई तो हमें अपने कुछ राइट्स उसके साथ शेयर करने पड़े, हमें अपने एसेट्स के ऊपर उसको राइट देना पड़ा, तो हमें अपने प्रॉफिट्स के अंदर उसको शेयर देना पड़ा, और हमने अपनी रेशो को भी बदला। किसी को फायदा हुआ तो किसी को नुकसान। अब इसी तरीके से अगर मैं रिटायरमेंट और डेथ की बात करूं तो रिटायरमेंट और डेथ भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के बारे में कहता है, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ की वजह से भी रिश्ते बदलेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारी जिंदगी से कोई जा रहा है, और जब हमारी जिंदगी से कोई जाता है ना तो बहुत कुछ सिखा कर जाता है, बहुत कुछ बता कर जाता है और बहुत सारे बदलाव करके भी जाता है। सो बच्चे, जब रिटायरमेंट हो रही है किसी पार्टनर की तो हमारी फर्म बिल्कुल एक नए तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। क्यों? क्योंकि भैया पहले हमें उस पार्टनर के साथ काम करने की आदत थी ना, अब वो चला गया है, तो अब ये बिजनेस हमें अकेले संभालना है, खुद संभालना है, बचे हुए पार्टनर्स उसको संभालने वाले हैं, तो वो एक नई शुरुआत करते हैं। तो जब भी नई शुरुआत होती है हमारी पार्टनरशिप के अंदर तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो जब जब रिटायरमेंट और डेथ होती है किसी पार्टनर की तो हम क्या कहेंगे उस चीज को? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का इफेक्ट क्या जाता है कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और एक नए सिरे से हम अपनी नई शुरुआत करते हैं, तो न्यू एग्रीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, सो पहली चीज तो ये कि इसको क्या बोला जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब उसके बाद क्या रिटायरमेंट हम ऐसे ही ले सकते हैं क्या? तो रिटायरमेंट लेने के हमारे पास तीन तरीके हैं। भाई या तो आपने डीड में पहले से ही लिख रखा हो, ऑलरेडी आपकी डीड में मेंशन था आपके रिटायरमेंट के बारे में, तो जो भी कंडीशन मेंशन थी उसके अकॉर्डिंग आपने रिटायरमेंट ले लिया। अगर डीड में मेंशन नहीं था, मतलब आपने डीड में इस बारे में कोई भी बात नहीं करी थी, तो फिर क्या होता है? फिर तो जब सारे पार्टनर्स अगर एग्री हो जाते हैं तो आप रिटायरमेंट लेके जा सकते हो।
बट अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है और तीसरा केस अप्लाई हो रहा है, यानी कि आपकी थी पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? वो पार्टनरशिप जो हम अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी मर्जी से स्टार्ट करते हैं, अपनी मर्जी से उसको खत्म करते हैं। तो ऐसी पार्टनरशिप के अंदर आपको देना होता है अ नोटिस इन राइटिंग, कि आप लिखकर अपने बाकी बचे हुए सभी पार्टनर्स को इस बात को बताते हैं कि आपकी एक इच्छा है कि आप अब इस फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है बच्चे, सो ये तीन केसेस हैं रिटायरमेंट लेने के। एक तो या तो आपने अपनी डीड में लिख दिया हो, दूसरा अगर आपने डीड में नहीं लिखा है तो भैया सारे पार्टनर की सहमति चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट चाहिए सबका। तीसरा, अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो आप एक नोटिस जारी करके भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब बच्चे ये जो तीनों कंडीशंस है ना, ये तीनों कंडीशंस और वाली हैं भाई, ऑब्वियसली तीनों में से कोई एक ही चीज हो सकती होगी। अब आप कह रही थी मैडम कि रिटायरमेंट और डेथ बिल्कुल सेम है। हाँ बच्चे बिल्कुल सेम है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो डेथ में एप्लीकेबल नहीं होती होगी। भाई डेथ के अंदर आप इन तीनों केसेस को अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि डेथ हमारी मर्जी से नहीं हो रही है। जो रिटायरमेंट है भैया वो तो प्लान्ड है, वो तो हम सोच विचार करके करते हैं ना। आप अगर डीड में लिख रहे हो तो आपने सोचा है कि आपको इस टाइम पे रिटायरमेंट चाहिए, नहीं लिखा तो सारे पार्टनर एग्री हो रहे हैं आपके रिटायरमेंट के लिए, सारे पार्टनर एग्री हो रहे हैं आपके डेथ के लिए। अरे ये सिचुएशन थोड़ी हो सकती है। तो ये सब बातें हम लोग डेथ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस बातें सब किस चीज के लिए कि व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, ठीक है, कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तब हम ये तीन कंडीशन में से एक तरीके से रिटायरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसी बात को थोड़ा सा हम समझे जरा। तो बच्चे रिटायरमेंट ना वॉलंटरली होता है, मतलब आप अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेते हो और जो पेमेंट होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो आप ही को मिलेगी, मतलब जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसी के हाथ में हम उसका पैसा उसको देंगे। बट डेथ के केस में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इनवॉलंटरली है, अनप्लान्ड है, और ऐसे में हम यहाँ पे उस पार्टनर को जिसकी डेथ हुई है उसको तो पैसा नहीं दे सकते ना। उसको तो नहीं कहेंगे ना कि रुक जा भाई पहले अपना पैसा ले ले फिर चला जाइयो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो पेमेंट होती है वो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है जिसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूटर कहेंगे, हम उसको वो पेमेंट करते हैं। तो जो भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द रिटायरमेंट एंड डेथ वो मैं आपको बताती भी चलूंगी, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे हमारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो ये हमने जस्ट अभी इंट्रोडक्शन लिया है रिटायरमेंट और डेथ का। अब हम चलते हैं थोड़े से इसके और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ। सो बच्चे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, विच मीन्स कि जब हमारा एक पार्टनर रिटायरमेंट लेकर जाता है तो ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज रही हो। हमारी फर्म की भी तो कुछ लाइबिलिटीज होती हैं जिन्हें हमारे पार्टनर्स ही पे ऑफ करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इस लाइबिलिटी की बिफोर रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट की, कि बिफोर रिटायरमेंट वो कब तक लाइबल होता है और आफ्टर रिटायरमेंट वो कब तक लाइबल है। तो अगर अभी तक आपने रिटायरमेंट नहीं ली है तो आप फर्म के सभी लाइबिलिटीज के लिए लाइबल रहोगे अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि जब तक आप उस फर्म से जुड़े हुए हो, ऑब्वियसली जब तक आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है आपकी फर्म के साथ तब तक आप उन लाइबिलिटीज से पीछा नहीं छुड़ा सकते। बट हाँ, एक केस है जिसमें आप उस लाइबिलिटी से पीछा छुड़ा सकते हो कि आपने एक एग्रीमेंट कर लिया है किस किस के साथ, आप इसमें इन्वॉल्व हुए, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई जिसके साथ ये लाइबिलिटी है हमारी, प्लस जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रहेंगे उन तीनों को आप सभी लोग मिलकर बैठे, आपने एक एग्रीमेंट किया जिसके अंदर ये कह दिया गया कि अब से ये लाइबिलिटी आपके लिए नहीं है। तो अगर इस तरीके से आपका एग्रीमेंट हो जाता है तो आप उस लाइबिलिटी से पीछा छुड़ा सकते हो। लेकिन जब तक आप उस फर्म में हो, यानी कि बिफोर रिटायरमेंट तक तो आप उस फर्म से जुड़े हुए हो ना, तब तक आप लाइबल रहोगे उन सभी लाइबिलिटीज के लिए जो फर्म ने ली होंगी। बट जब आप इस फर्म को छोड़कर चले जाते हो, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट आप लाइबल रहते हो, हमारे लिए तो लाइबल नहीं हो, हम एज अ फर्म हमें तो पता चल चुका है कि आप हमारी फर्म को छोड़कर जा चुके हो, लेकिन बाहर वालों को कैसे पता चलेगा? सिर्फ बोल देने से बाहर वालों को पता नहीं चलता कि यार नहीं हम इस फर्म के लिए अब लाइबल नहीं है, क्योंकि कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम ये कह दो कि नहीं हम इस फर्म के पार्टनर है, हमें फर्म के नाम पर लोन दे दो या उधार दे दो, तो ऐसा भी तो कर सकते हो ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद भी आप लाइबल रहोगे उन सब लाइबिलिटीज के लिए जो आपने थर्ड पार्टी को देनी है। थर्ड पार्टी की नजरों में आप लाइबल रहोगे कब तक? जब तक आप उसे पब्लिक नोटिस नहीं दे देते, विच मीन्स कि जब तक आप पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर देते दैट यू आर नो लॉन्गर द पार्टनर ऑफ द फर्म। तो आपको एक पब्लिकली एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, एक नोटिस जारी करना पड़ता है, ताकि जितनी भी थर्ड पार्टीज हैं जो हमारी फर्म से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमने उनका कहीं ना कहीं पैसा देना है, तो उनको ये बताने के लिए आपको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि अब आप उस फर्म से जुड़े हुए नहीं है, तो अब आप उन सभी लाइबिलिटीज के लिए लाइबल भी नहीं है। ठीक है, तो ये बताता है कि रिटायरिंग पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो बिफोर रिटायरमेंट कब तक है और आफ्टर रिटायरमेंट कब तक है।
ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं राइट्स ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। अब यहाँ पे आप कहोगे मैम डिसीज मतलब क्या होता है? बच्चे डिसीज हमने बोला उस पार्टनर को जिसकी डेथ हो गई है। अब ये वर्ड आप याद रखेंगे क्योंकि हम इसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? डिसीज पार्टनर। तो इन दोनों ही पार्टनर्स को कुछ राइट्स मिलते हैं। अब आप कहोगे मैम इसको राइट कैसे मिल रहा है? बच्चे इसको राइट मिल रहा है इनडायरेक्टली, कोई बात नहीं, ये तो छोड़कर चला गया है, इसको तो हम अब पैसा नहीं दे सकते, बट इसके बिहाफ पर जो इसका रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा हमें उसे वो पैसा देना पड़ता है। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुमने एक पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट कराया था तो तुमने तुरंत उससे दो चीजें मांगी थी। क्या थी वो दो चीजें? याद करो। आपने कहा कि इस बिजनेस की सक्सेस के पीछे हमारे एफर्ट्स हैं, तो ये जो गुडविल आज हमारे बिजनेस की है मार्केट के अंदर वो हमारे एफर्ट्स की वजह से है, तो आप हमें शेयर ऑफ गुडविल दोगे। उस तरीके से आपने उससे ये भी कहा कि आपको कुछ कैपिटल का कंट्रीब्यूशन भी करना होगा, तो आपने तुरंत मांगी थी ना ये दो चीजें। आज एक पार्टनर आपकी फर्म को छोड़कर जा रहा है तो क्या वो कुछ नहीं मांगेगा अब आपसे जाते हुए? वो भी तो कहेगा कि चलो तब तो तुम्हारे एफर्ट्स थे, आज इस बिजनेस के अंदर मेरे भी एफर्ट्स इन्वॉल्व हैं, मैंने भी बहुत मेहनत करी है इस बिजनेस के अंदर, तो अब मैं इस बिजनेस को छोड़कर जा रहा हूं तो मैं अपनी शेयर ऑफ गुडविल लेकर जाऊंगा, और जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है मुझे वो पैसा भी चाहिए। और वो पैसा कैसे चाहिए? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मींस कि आप उसके अंदर मुझे सारे मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स दोगे, मैं आपके साथ आपके लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स को भी भरकर जाऊंगा, रिवैल्यूएशन करो, देखो कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, मैं वो सब कुछ आपके साथ करने के लिए रेडी हूं। तो विच मींस कि ये कह रहा है कि आप मुझे दो मेरा शेयर ऑफ गुडविल और मेरी कैपिटल का बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो जब एक पार्टनर जाएगा फर्म को छोड़कर, तो अब आप एक चीज ध्यान रखो कि जब भी रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर की बात होगी तो मैं यहां पर एक कॉमन वर्ड लिखूंगी आउट गोइंग पार्टनर, यानी कि जाने वाला पार्टनर है। वो जाने वाला है चाहे अपनी इच्छा से हो चाहे उस प्रभु की इच्छा से हो, जा तो रहा है वो हमारी फर्म को छोड़ के, तो जो भी आउटगोइंग पार्टनर होता है उसे हमें दो चीजें प्रोवाइड करनी है, एक तो उसका शेयर ऑफ गुडविल और उसका कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें पढ़नी होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो अब हमें रिटायरमेंट और डेथ के अंदर कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी है। सो अगर मैं एडजस्टमेंट्स की बात करूं तो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सारी ऑलमोस्ट वही एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ी, जो हमने एडमिशन में पढ़ी। बस कुछ एडजस्टमेंट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगी जो वहां आपने नहीं किए हैं। ठीक है, सो सबसे पहली एडजस्टमेंट तो हमारी वही है कि आपको न्यू रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखना होगा। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर अब छोड़कर जा रहे हैं फर्म को, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो कौन सी रेशियो में अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, तो वो रेशियो हमें यहाँ पे चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अराइज होता है कॉन्सेप्ट गेनिंग रेशियो का। बच्चे याद करिए, मैंने आपको एडमिशन के टाइम पे बताया था कि वहां पर जो सिग्निफिकेंस था वो था सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जब कोई पार्टनर आपकी फर्म में एंटर करता है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बताया था ना कि घर में जब एक नया मेंबर आता है तो किसी ना किसी को तो वहां पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है सभी मेंबर्स को सेक्रीफाइस करना पड़े, या हो सकता है किसी दो या तीन लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़े। तो ऐसे ही हमने पार्टनरशिप में भी देखा कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर्स थे, एक नया पार्टनर एडमिट होता है, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स ने अपने हिस्से में से उस नए पार्टनर को शेयर दिया हो, या हो सकता है सिर्फ एक ने ही अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया हो। बट एक बात तो तय है कि नए पार्टनर के आ जाने की वजह से सेक्रीफाइस तो होना ही था, तो इसलिए वहां हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा। बट रिटायरमेंट और डेथ के केस में एक पार्टनर अपना हिस्सा छोड़कर जा रहा है, और जब कोई अपना हिस्सा छोड़कर जाएगा तो किसी ना किसी को तो फायदा होने ही वाला है। भाई उसका कमरा किसी ना किसी को तो मिलेगा ना, जो भी सदस्य उस घर को छोड़कर गया होगा तो उसका कमरा किसी ना किसी को तो मिलेगा। हो सकता है सभी लोग उस कमरे को इस्तेमाल करें, या हो सकता है कि किसी एक या दो पर्सन को उसके कमरे की चाबी मिल जाए। तो ऐसे पार्टनरशिप फर्म में भी तो हो सकता है ना कि जब एक पार्टनर अपना हिस्सा छोड़कर गया, या तो सभी बचे हुए पार्टनर को उसका हिस्सा मिलेगा, या फिर ये बेनिफिट फर्म में किसी एक या दो पार्टनर को ही मिल रहा है। बट यहाँ पर भी एक बात तय हो चुकी है कि किसी ना किसी को तो गेन होगा ही होगा।
कब? जब एक पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है, एक आउटगोइंग पार्टनर है हमारा, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस आता है गेनिंग रेशो का। और ये बात यहीं से सीखते हुए जाओ कि जब एक पार्टनर एडमिट करता है फर्म में, तो क्योंकि कुछ लोगों को नुकसान होता है, सेक्रीफाइस करते हैं, तो इसीलिए जो गुडविल आती है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलती है, इसलिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर किसी के जाने की वजह से फायदा होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो गेनिंग पार्टनर उस जाते हुए पार्टनर को कॉम्पेंसेट करने वाले हैं, तो यहाँ हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में। तो इसीलिए यहाँ पर गेनिंग रेशो का सिग्निफिकेंस है, हमें चाहिए गेनिंग रेशो। ये गुडविल कौन सी होगी? ये गुडविल होगी हमारे आउटगोइंग पार्टनर की, जहां पर एक गेनिंग पार्टनर हमारे जाते हुए पार्टनर को क्या करेगा? कॉम्पेंसेट करेगा। ठीक है जी, ओके। उसके बाद मैडम क्या पढ़ना होगा हमें? उसके बाद बच्चे वही आपको सीखना होगा वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल, यानी कि आप यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे कि किस किस तरीके से आपको गुडविल को एडजस्ट करना है। फिर आप वही रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, ताकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ आपको पता चल सके कि कोई आपको गेन या लॉस तो नहीं हुआ है ऑन रिवैल्यूएशन, तो वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा पार्टनर, चाहे वो लॉस का हो चाहे वो गेन का हो। उसी तरीके से आपने पुराने प्रॉफिट्स में से कुछ रिजर्व्स बना के रखे हुए हैं या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो वो उसमें से भी अपना हिस्सा लेकर जाएगा और फिर आप उसे कहेंगे कि भैया अपने लॉसेस भी अपने साथ लेकर जाओ। उसके बाद आप यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे कि कितना पैसा आपने उस आउटगोइंग पार्टनर को पे करना है। भाई अब वो जाने वाला है तो आप उसका हिसाब बना रहे हो ना, तो जब आप उसका हिसाब बना रहे हो तो आपको हिसाब किताब लगा के आपको एक अमाउंट निकालना कि भैया ये लो तुम्हारा अमाउंट जो तुम्हें हम पे करने वाले हैं। अगर तुम रिटायरिंग पार्टनर हो तो तुम्हें ही दे देंगे, और अगर तुम एक डिसीज पार्टनर हो कि भैया डेथ हो गई है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को ये बात बता दी जाएगी। अब बात आती है कि पेमेंट कैसे होती है। अब पेमेंट या तो कैश में हो जाती है या फिर यहां आप सीखेंगे एक लोन अकाउंट भी। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमेशा से कि जो भी हमारा रिटायरिंग पार्टनर है या जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है, कई बार हम क्या करते हैं कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, या पूरा के पूरा ही हम कह देते हैं कि जी अब हम आपका पैसा एज अ लोन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आपका ही फायदा, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा उसके ऊपर। तो यहाँ आप लोन की अकाउंटिंग सीखेंगे। उसके बाद वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जैसे कि हमने चेंज इन पीएसआर में सीखी, हमने एडमिशन में सीखी, इस तरीके से रिटायरमेंट और डेथ में भी है। अगर है तो सीखनी है, नहीं है तो नहीं सीखनी है। ठीक है जी। अब एक टॉपिक आपका ऐसा है जो आपको रिटायरमेंट में नहीं देखने को मिलेगा, मतलब देखने को मिलेगा भी तो उसका सिग्निफिकेंस रिटायरमेंट में नहीं है, डेथ में है। अब देखो रिटायरमेंट क्योंकि प्लान्ड होती है, तो रिटायरमेंट या तो आपको देखने को मिलेगी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर, और अगर ड्यूरिंग द ईयर भी होती है तो वो भी एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसकी कैलकुलेशन आपके लिए आसान है। और ड्यूरिंग द ईयर वाले केसेस आपको रिटायरमेंट में तो कम ही देखने को मिलेंगे। आपको रिटायरमेंट के देखने को मिलेगी या तो बिगिनिंग या एंड ऑफ द ईयर। बट डेथ, बच्चे डेथ तो अनप्लान्ड है ना, ये तो देख के नहीं आएगी ना कि यार मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू होने वाला है चलो अब चले जाते हैं, या मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म होने वाला है अब चले जाते हैं, या ये मंथ खत्म हो जाता है उसके बाद जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो किसी भी डेट को हो सकता है। मींस कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होगी। क्यों? क्योंकि आप जो पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटते हो वो एट द एंड ऑफ द ईयर बांटते हो, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन जाता है। बट डेथ के केस में तो, क्योंकि डेथ कभी भी हो सकती है, अनप्लान्ड इवेंट है ये, एक दुख भरी कहानी है ये, तो ऐसे में जब तक वो पार्टनर सरवाइव किया उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर, आपको उस डेट तक का प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। तो थोड़ा सा उसका प्रोसेस हमारा अलग है। तो आपको ये एक मेन चीज है जो आपको सीखनी है। कौन से वाले चैप्टर के अंदर? ये हमारे डेथ वाले चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये वाला टॉपिक, तो ये हमारे लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अलग हाईलाइट किया है कि इसको हम थोड़ा सा अलग इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ेंगे। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो तो हमारे कॉमन है रिटायरमेंट और डेथ में, बट ये थोड़ा सा हमारा एक अलग टॉपिक है। ठीक है बच्चे, सो ये सारी चीजें हैं जो हमें कवर अप करनी है अपने इस चैप्टर के अंदर। सो बच्चों आज हमने दोनों ही चैप्टर्स का एक इंट्रोडक्शन लिया, हमने थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन कवर अप किया कि बेसिकली रिटायरमेंट और डेथ क्या होता है, क्या पूरा ये कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे कवर अप करनी होगी। तो आज हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है। आज मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसलिए भी नहीं पढ़ा है क्योंकि
वो पूरी एनर्जी के साथ में नहीं पढ़ा पा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में वापस आऊँगी फुल एनर्जी के साथ और मैं आपको कवर अप कराऊँगी एडजस्टमेंट नंबर 1 व्हिच इज़ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, और बहुत धमाकेदार तरीके से मैं आपको वो कराने वाली हूँ कि आपको एक ही बारी में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक आपको क्या करना है, अपने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करके रखिए, जो भी आपने चेंज इन पीएसआर और जो एडमिशन में पढ़े हैं, क्योंकि लगभग वही कॉन्सेप्ट अभी हम इन चैप्टर्स में भी करने वाले हैं। और जहां तक मैंने आज आपको पढ़ा दिया है उसको एक बार आप रिवाइज करके रखेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे सभी चीजों को, ठीक है। और इसके आगे से हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और एक और काम है जो आप लोगों को करना है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को कॉमर्स के बच्चों तक पहुंचाना है, ताकि आज भी जिन बच्चों को इस चैनल के बारे में नहीं पता है उन्हें पता चल सके और वो भी हमारे इस ऑनलाइन चीता बैच का बेनिफिट ले सके। ठीक है बच्चे, तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना है, और अगर आप इस चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।